एक बहुत ही पॉपुलर YouTube चैनल है गेट सेट फ्लाई साइंस, जिसके एक वीडियो को देखते हुए मुझे थोड़ा अजीब लगा। वीडियो का टाइटल था क्या विज्ञान वेदों को कॉपी कर रहा है। जो भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हम लास्ट के 100-200 सालों में जान पाए हैं, क्या वो वेदों और उपनिषदों में हमेशा से थे। मैं गेट सेट फ्लाई साइंस यानी गौरव के वीडियोस को जनरली पसंद करता हूँ क्योंकि वो बहुत बैलेंस्ड और वेल रिसर्च्ड होते हैं। वीडियो की काफी बातों से मैं अग्री करता हूँ, पर इस वीडियो को लेकर मेरे कुछ सवाल भी हैं क्योंकि गेट सेट फ्लाई चैनल एक साइंस चैनल है, उसके 7 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और वहाँ पर जो भी बात कही जाती है लोग उसे ध्यान से सुनते हैं, उसको अपनाते भी हैं। तो अगर इन वीडियोस से थोड़ी सी भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है तो वो लाखों लोगों तक जाती है और आई एम श्योर गौरव का भी ये इंटेंशन नहीं होगा कि मिस इन्फॉर्मेशन उनके वीडियोस से फैले। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखे बिना जजमेंटल मत होइए और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी सेंस लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारी बात भी लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि हमारा चैनल गेट सेट फ्लाई जैसा नहीं है। हमारा चैनल बहुत ही छोटा और बहुत ही नया चैनल है। इस वीडियो में गौरव ने इसरो चीफ एस सोमनाथ के एक रीसेंट टॉक के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने कहा था कि सारा का सारा जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है वो वेदों से ही ओरिजिनेट हुआ है। जो एंशिएंट इंडिया में हजारों सालों पहले डिस्कवर कर लिया गया था उसे ही वेस्टर्न वर्ल्ड के साइंटिस्ट रिसाइकिल करके दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि गेट सेट फ्लाई के इस वीडियो की कई बातों से मैं अग्री करता हूँ, बट जो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है किसी एक कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, किसी एक आंसर तक पहुंचने के लिए डेटा की चेरी पिकिंग और डेटा की रेट्रोफिटिंग। बेसिकली ये ऊपर से देखने पर बहुत लॉजिकल लगता है, बट ये इन अ सेंस लॉजिकल फैलेसी है। ठीक से समझाता हूँ। YouTube पर ऐसे हजारों लाखों चैनल हैं और YouTube ही नहीं, बाकी सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, रेडिट, यू नेम इट, हर किसी प्लेटफॉर्म पर ऐसे वीडियोस की, ऐसे कंटेंट की भरमार है जो इस तरह के क्लेम करते हैं कि एंशिएंट इंडिया में सभी कुछ साइंटिफिक जो भी नॉलेज अभी तक हुई है वो सब कुछ पहले से ही पता था। अब आप मुझे लेफ्टिस्ट या एंटी हिंदू कहें, इससे पहले क्लियर कर देना बहुत जरूरी है कि एंशिएंट इंडिया साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल इंटेलेक्ट में बाकी कल्चर्स से कहीं ज्यादा आगे था। जिस तरह का साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट हम एंशिएंट इंडिया में कर पाए वो सब उस समय के बाकी कल्चर्स के लिए उस लेवल तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल था। पर ये आउटराइटली क्लेम करना कि मेजर साइंटिफिक अचीवमेंट्स जैसे साइज ऑफ अर्थ, प्लैनेट का मूवमेंट, स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटी, टाइम डायलेशन, क्वांटम फिजिक्स, ये सभी हजारों साल पहले ही इंडिया में ओरिजिनेट हो चुके थे, ये कहना थोड़ा ज्यादा होगा। अक्सर जो इस तरह के क्लेम्स करते हैं वो सबसे पहले मॉडर्न साइंस को रिडिक्यूल करते हैं और फिर उसी मॉडर्न साइंस की मदद से अपने क्लेम्स को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। और जैसा हमने बात की कि इन क्लेम्स के बेसिस में होता है लॉजिकल फैलेसीज, यानी कि बिना किसी सॉलिड प्रूफ के, बिना किसी सॉलिड एविडेंस के अपनी बात को रखना और जो भी वैल्यू किसी साइंटिफिक कैलकुलेशन से आई है उसे डेटा की चेरी पिकिंग करके और डेटा को रेट्रोफिट करके उसको फाइनल आंसर तक पहुंच जाना। तो इस तरह के लॉजिकल फैलेसीज की उम्मीद मैं इतने बड़े यूट्यूबर से नहीं करता हूँ, इसलिए जैसा मैंने कहा कि मुझे थोड़ा अजीब लगा इस वीडियो में, जिसकी बात हम इस वीडियो में आगे करने वाले हैं। तो एक एक करके हम इन कॉन्सेप्ट्स को लेंगे जो गेट सेट फ्लाई के इस वीडियो में मेंशन किए गए थे। सबसे पहले आता है क्वांटम फिजिक्स। तो गौरव ने अपने वीडियो में क्वांटम थ्योरी को भगवत पुराण के चैप्टर 11 के एक श्लोक से जस्टिफाई किया है कि पूरी दुनिया एक परमाणु नाम के इल्यूजन से बनी हुई है जो साथ में आकर एक शरीर बनाते हैं। तो मैंने इस श्लोक के आगे और इस श्लोक के पीछे बाकी श्लोक्स को देखने की कोशिश की कि क्या कुछ ऐसा कनेक्शन बन रहा है और इनका ट्रांसलेशन अलग अलग जगह से देखने की कोशिश की, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे संस्कृत नहीं आती, तो आई हैव टू रिलाई ऑन अदर पीपल्स संस्कृत ट्रांसलेशन। तो इन श्लोक्स में डेफिनेटली एक परमाणु और एक अणु का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि हम इन्हीं स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल एंटिटीज से बने हुए हैं और इसमें यह भी बताया गया है कि 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं और 3 डबल एटम्स आपस में मिलकर एक हेक्सा एटम बनाते हैं। तो जितना भी ट्रांसलेशन मैंने देखा, क्लैरिटी से इन श्लोक्स में कुछ बताया नहीं गया है, बट इन सब चीजों के असाइड इन सारे श्लोक्स में एटम तक की ही बात की गई है। एटम से छोटे पार्टिकल्स की बात इसमें नहीं की गई है, जो होता है क्वांटम स्केल। यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट्स, क्योंकि मैंने जितना रिसर्च इस पर इस शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में किया उसमें मुझे सब एटॉमिक स्केल का जिक्र कहीं पर भी नहीं मिला। और फाइनली जिस परमाणु की बात इन श्लोकों में की गई है वो एक्चुअल एटम की बात की जा रही है या किसी और पार्टिकल की, वो भी इतना क्लियर नहीं है। वीडियो में आगे बात की जाती है क्वांटम फिजिक्स के पायनियर श्रोडिंगर की। ये वेल नोन है कि श्रोडिंगर उपनिषद से हाईली इंस्पायर्ड थे, पर क्या ये कहना सही होगा कि उपनिषद पढ़ने के बाद ही उन्होंने अपनी फेमस वेव इक्वेशंस दी? शायद नहीं। आज से 100 साल पहले जो साइंटिफिक और रिलीजियस टेम्पर था वो आज से बिल्कुल अलग था और उससे 100 साल पहले बिल्कुल ही अलग। उस समय पर साइंस, रिलीजन
और फिलॉसफी में एक फाइन लाइन नहीं हुआ करती थी, और जितने भी ब्रिलियंट माइंड्स हुए हैं वो इन तीनों में से ही, यानी साइंस, रिलीजन और फिलॉसफी में से ही सभी चीज़ों का आंसर ढूंढने में लगे हुए थे। तो उस समय के हिसाब से श्रोडिंगर ने अपनी इंस्पिरेशन के लिए रुख किया उपनिषद्स की तरफ, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स एक ऐसी अनसुलझी गुत्थी है अभी भी जिसे सुलझाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उपनिषद्स में बेसिकली ब्रह्मन यानी यूनिवर्स और आत्मन यानी सेल्फ के बीच का रिलेशनशिप डिस्क्राइब किया गया है। उपनिषद्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है तत् त्वम असि, जिसका मतलब होता है ब्राह्मण और आत्मन दोनों आइडेंटिकल हैं। अब जैसा गौरव ने भी उसके वीडियो में बताया है कि ब्राह्मण का मतलब गॉड भी हो सकता है, ब्राह्मण का मतलब यूनिवर्स भी हो सकता है, और उपनिषद्स के हिसाब से मोर और लेस इसका मतलब है भगवान। अब इसे फिलोसॉफिकल सेंस में ले तो ये बहुत ही डीप और फैसिनेटिंग थॉट है, बट इसका डायरेक्ट कनेक्शन क्वांटम वर्ल्ड से बिल्कुल भी नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने क्वांटम फिजिक्स पर क्वांटम मैकेनिक्स को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है अपने एक रीसेंट वीडियो में, जो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो बेसिकली इन ऑल ऑनेस्टी श्रोडिंगर एक फिजिसिस्ट ही थे, और उन्होंने जो भी डिस्कवर किया वो अपने साइंटिफिक मेथड से, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ही डिस्कवर किया। फिलॉसफी से यानी उपनिषद से उनको बहुत इंस्पिरेशन मिली, बट ये हाईली अनलाइकली होगा कहना कि उपनिषद से उनको किसी भी तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को बनाने में हेल्प मिली। तो ये क्लेम करना कि क्वांटम फिजिक्स की रूट्स इंडिया से स्टार्ट हुई हैं, ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि इंडियन स्क्रिप्चर्स से, इंडियन फिलॉसफी से, उपनिषद से, वेदों से कई सारे साइंटिस्ट जैसे श्रोडिंगर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ओपेनहाइमर और इस तरह के अनेकों साइंटिस्ट को बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली है। क्योंकि जैसा मैंने वीडियो के शुरू में मेंशन किया था कि हज़ारों सालों पहले भी हम बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टेम्पर और इंटेलेक्चुअल टेम्पर रखते थे, और यही बात गौरव ने भी वीडियो में राइटली पॉइंट आउट की है। अब बात करते हैं टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट की, यानी समय एब्सोल्यूट नहीं होता, वो स्पेस के साथ चेंज होता रहता है। टाइम डायलेशन कॉन्सेप्ट पर भी मेरे हिसाब से गौरव ने डेटा की और कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए थोड़ी सी चेरी पिकिंग की है। कैसे, ये जानते हैं। तो ऋग्वेद के हिसाब से ब्रह्मा की टोटल एज बताई गई है 100 साल, और जब पृथ्वी पर 1000 युग बीतेंगे तब ब्रह्मा का एक दिन बीतता है। तो इसे अगर हम कैलकुलेशन में लगाएं तो 4,32,000 साल का एक युग बताया जाता है, यानी अगर उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो होगा 4.32 बिलियन साल। अब इसी से बताई जाती है यूनिवर्स की प्रेजेंट एज, जो कि बताया जाता है कि ब्रह्मा इस समय 50 साल के हो चुके हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 4.32 बिलियन इंटू 50 इंटू 365, इससे आएगा टोटल एज ऑफ द यूनिवर्स। अब दिन को हम 24 घंटे का भी मान सकते हैं और 12 घंटे का भी, तो इससे कैलकुलेशन का रिजल्ट डबल हो जाएगा। बट इरिस्पेक्टिव दोनों ही मेथड से जो यूनिवर्स की एज आती है वो प्रेजेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जो यूनिवर्स की एज आती है उससे कहीं ज़्यादा ऑफ है, जिसे गौरव ने भी राइटली पॉइंट आउट किया है वीडियो में। तो टाइम डायलेशन पर वापस आते हैं कि टाइम सब जगह पर अलग अलग होता है। अब इस चीज़ को हम इससे रिलेट करें कि ब्रह्मा जी का टाइम हमारे टाइम से अलग है, तो इस बात का कोई भी साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। तो इस बात को हम टाइम डायलेशन का प्रूफ डेफिनेटली नहीं मान सकते, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्सिफिएबल नहीं है। ना इस बात को सच साबित किया जा सकता है, ना झूठ, बिना किसी प्रॉपर एविडेंस के। तो इसलिए ये कहना कि ये टाइम डायलेशन का प्रूफ है वो कहना थोड़ा गलत होगा। पर पॉइंट पर आते हैं कि अगर यूनिवर्स की एज या टाइम डायलेशन को वेदों में बताया भी गया होता, सही भी बताया गया होता, तो भी हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते थे बिना किसी प्रॉपर एविडेंस या कैलकुलेशन के। इस धरती पर अभी तक बिलियंस एंड बिलियंस लोग आ चुके हैं, और कोई भी किसी भी तरह की एक आर्बिट्री वैल्यू देगा तो देयर आर हाई प्रोबेबल चांसेस कि कोई ना कोई वैल्यू तो सही होगी ही कभी ना कभी। तो वैल्यूज अलोन विदाउट एनी प्रॉपर मेथड, विदाउट एनी कैलकुलेशन डू नॉट मीन एनीथिंग। एनीवेज, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ग्रेविटी की बात करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्लेम किए गए हैं कि न्यूटन से 1000 या 1500 साल पहले बहुत सारे एंशिएंट स्कॉलर्स ने, साइंटिस्ट ने ग्रेविटी को जान लिया था, उसके बारे में पता लगा लिया था, और न्यूटन वाज नॉट द फर्स्ट टू टॉक अबाउट ग्रेविटी। और गेट सेट फ्लाई वाले वीडियो की तरफ आए तो वीडियो में जिस सूर्य सिद्धांत बुक के श्लोक की बात की गई है उसमें कहीं भी ग्रेविटी या इस तरह के कॉन्सेप्ट का मेंशन नहीं है। बस ये मेंशन किया गया है कि ब्रह्मा की एक अदृश्य शक्ति है जिसने इस अर्थ को मिडल ऑफ द यूनिवर्स में उठाकर रखा है। बार बार वही बात आ रही है कि बिना किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बिना किसी प्रूफ के अगर किसी चीज़ को क्वालिटेटिवली एक्सपीरियंस किया जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। न्यूटन ने जिस चीज़ को ना कि एक्सपीरियंस किया क्वालिटेटिवली, बल्कि कैलकुलस को इन्वेंट किया
और हमें ग्रेविटेशनल लॉस को भी दिया। दैट्स वाई न्यूटन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यहाँ पर, जो अगेन गौरव ने भी उस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। तो अब आते हैं वीडियो की उस बात पर जिस पर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ ऋग्वेदा और महर्षि सायनाचार्य के 2 अलग अलग श्लोक से लाइट स्पीड को कुछ लोगों ने कैलकुलेट किया है। अब आप इस एग्जाम्पल में देखोगे कि डेटा की चेरी पिकिंग और रेट्रोफिटिंग कैसे की जा सकती है। तो जैसा वीडियो में भी बताया गया है, गेट्स एट फ्लाई के वीडियो में, इस श्लोक का लिटरल ट्रांसलेशन है, विथ डीप रेस्पेक्ट आई बो डाउन टू सन हु ट्रेवल्स 2202 योजना इन हाफ एन निमिषा। जो हमारा सन है वो हाफ एन निमिषा, जो कि एक समय की इकाई है एंशिएंट इंडिया में, उसमें 2202 योजन ट्रेवल करता है। और इसी 2 वैल्यूज से स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट किया गया। चाणक्य की एक बहुत फेमस बुक है अर्थशास्त्र, जिसमें ये सारे एंशिएंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स बताए गए हैं। तो सबसे छोटी यूनिट होती है अंगुला, जो होती है 16.764 मिलीमीटर की। उससे बड़ा होता है धनुषा, जो होता है 96 अंगुल, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1.6 मीटर्स या 5.25 फीट। धनुषा को कहीं 3 मीटर या 18 फीट और कहीं 11 फीट बताया गया है। तो अब योजन होता है 8000 धनुषा, यानी 1 योजन कैन रेंज फ्रॉम 7.95 माइल से लेकर 27.27 माइल तक हो सकता है। इस तरह निमिषा का भी एक फिक्स टाइम ढूंढना आसान नहीं है। निमिषा का मतलब होता है ब्लिंक ऑफ एन आई, और यहाँ हाफ निमिषा की बात की गई है। तो अगर हम इन अलग अलग वैल्यूज से, यानी धनुष की अलग अलग वैल्यू से या योजन की अलग अलग वैल्यू से और निमिषा की अलग अलग वैल्यू से हम स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू भी आर्बिट्री आएगी। यानी इट कैन रेंज फ्रॉम मॉडर्न डे स्पीड ऑफ लाइट से हाफ से लेकर डबल तक की वैल्यू आ सकती है। पर चेरी पिकिंग इसे कहते हैं कि अगर हमें फाइनल आंसर पता है, जो कि होगा अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो हम उस एग्जैक्ट डेटा पॉइंट को चूज़ कर सकते हैं जो इस वैल्यू को देगा। और इस तरह के क्लेम जो भी करते हैं वो एग्जैक्टली ऐसे ही करते हैं, अपने डेटा को फिट कर देते हैं जो फाइनल आंसर होता है उससे मैच करने के लिए। तो इससे यू गेस्ड इट राइट, फाइनल आंसर लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और आप किसी भी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसे मैं आपके फाइन सेंस ऑफ जजमेंट पर छोड़ता हूँ कि ये चेरी पिकिंग है या नहीं है, या मुझे ही कुछ ज़्यादा लग रहा है ये सही है, वेदों में ही सारा ज्ञान है, या साइंटिफिक मेजरमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स अलग तरीके से, अलग मेथड से किए जाते हैं। और लास्ट में गेट्स एट फ्लाई के वीडियो में भी गौरव ने बोला है कि हमें किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हर एस्पेक्ट को जांच करके, ठोक बजाकर अच्छे से किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। तो फिर हम एक ज़बरदस्ती एक नैरेटिव बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्यों हम डेटा को रेट्रोफिट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से साइंस की अपनी इंपॉर्टेंस है, एंशिएंट फिलॉसफी, उपनिषद और वेदों की भी अपनी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, दोनों को मिक्स करने की हमें कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि दोनों अपने आप में बहुत महान हैं। हम अपने कल्चर और ट्रेडिशन को साइंटिफिक माइंडसेट रखकर भी सम्मान दे सकते हैं, और हमारा तो पूरा कल्चर ही इसी बात पर बेस्ड है कि ऑपोजिंग थॉट्स और सभी तरह की विचारधाराओं को सम्मान देना और उनसे सीखना, जो आजकल हम थोड़ा भूलते जा रहे हैं। तो आई एग्री होल हार्टेडली विद गौरव की ओपन माइंड रखना और हर तरह के पर्सपेक्टिव को ठीक से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है तो किसी बात को बिना एविडेंस के, बिना प्रूफ के ऐसे ही आंख बंद करके स्वीकार कर लेना। एज ऑलवेज इस वीडियो का मकसद किसी को भी बैड लाइट में प्रेजेंट करना नहीं है, बल्कि सच्चाई को आपके सामने लाना है। और गेट्स एट फ्लाई जैसे चैनल से तो हम सभी काफ़ी इंस्पिरेशन लेते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो नथिंग अगेंस्ट गौरव और गेट्स एट फ्लाई चैनल, बस मुझे जो चीज़ें अच्छी नहीं लगी वो मैंने आपके सामने इस वीडियो में प्रेजेंट की हैं। होपफुली आई हैव मेड माई पॉइंट्स वेरी क्लियर। और आपके जो भी थॉट्स हों, अच्छे, बुरे, न्यूट्रल, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और मुझे बताइए कि अगर मैंने इस वीडियो में कुछ भी गलत बोला है, कुछ भी इनअप्रोप्रिएट बोला है, तो मुझे ज़रूर बताइए। अगर कुछ अच्छा लगा तो उसे भी बताइए कि किस तरह से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे आगे हम ग्रो कर सकते हैं। पर अगर आप जानना चाहते हो कि मृत्यु से ठीक पहले हमारे ब्रेन की एक्टिविटी 8 गुना तक क्यों बढ़ जाती है, तो ये वीडियो अभी देख लीजिए, जिसमें मैंने अभी रिसेंटली बताया है कि मृत्यु से ठीक पहले और बाद में क्या होता है। अभी क्लिक करके यहाँ पर देख लीजिए।